ऑल ऑफ यू। और आज अपन इसमें नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं विच इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दो पार्ट में है, एक होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो एक एक करके दोनों पे डिस्कशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, और ज्यादा जो क्वेश्चन है दोनों इंटीग्रेशन में जेई में इंडेफिनाइट से ज्यादा आते हैं, डेफिनाइट से थोड़ा सा कम देखा गया है। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का यदि एक लाइन में यदि आप लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन मीन्स समीशन, ऐड करना, सम अप करना। तो पहली बात जो हमारी है, इंटीग्रेशन मीन्स समीशन। सम करना, ऐड करना, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेट करना, है ना। इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जैसे आपके चलते हैं 10+2, या जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया 5+3+3+4। ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेट करना, सम करना। तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है वो समेशन से है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो वो वहां तक पहुंचने के पहले एक और जरूरी बात मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, और वो जो है सेकंड थिंग कि आप ये जानते हो कि इफ y इज इक्वल्स टू fx देन इस y का डेरिवेटिव dy, तो आप इसको क्या लिखते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x और dx। इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करें, या इनडायरेक्टली उसका मतलब ये dy बाई dx बराबर जिसको आप f डैश x लिखते थे, ये हमने वैसा लिखा है। तो यदि y बराबर fx है तो डेरिवेटिव ऑफ y यदि हमने करना है तो डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पर आपको ये बताया था डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यदि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड y वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव हमने dy लिखा, और यहाँ पर ये f डैश x dx हमने कहा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। या इसी बात को आप ऐसा समझ सकते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x। तो यदि y बराबर fx है, ये बात आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाली है, उसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपने इस इंटीग्रल कैलकुलस में एक लास्ट पोर्शन पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट थिंग तो हमारा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू x पावर 4, देन डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा आपका 4x³ dx, या फिर इसको आप लिख सकते हैं और इट कैन बी रिटन डेरिवेटिव ऑफ y की जगह पर कितना हो गया, x पावर 4 4x³ dx, ये है वो। मैं जैसे y बराबर साइन u ले लूं, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, u हो सकता है, t हो सकता है। तो यदि मैं y बराबर साइन u लूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन u मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस u du। सिमिलरली यदि मैं y बराबर tan t ले लेता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ y मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan t, आप लिखोगे tan का डेरिवेटिव, तो पहले tan का होगा तो sec स्क्वायर, और फिर t का करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt। ऐसा लिखा है मैंने, d फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan t। तो here we take the derivative of tan which is sec square t, और फिर t का डेरिवेटिव कर दिया dt एटसेट्रा। ये बात मैं आपको यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो दो बातें अभी तक हमने करी, एक तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन, सम करना, और दूसरी बात ये डेरिवेटिव से रिलेटेड एक बात है आपकी. नाउ हियर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है या इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं. तो आपने ये सीखा होगा अभी तक थोड़ा बहुत, तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स अप्रोच, रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को अपन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. और इसमें यदि मैं ये मान के चलूं, तो ये तो एक आपका नोट का पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट अब हम डेफिनेशन से रिलेटेड कर रहे हैं कि यदि मैं ये मानूं कि इफ dy बाय dx ऑफ फंक्शन स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, यदि स्मॉल एफ का डेरिवेटिव कैपिटल एफ है, तो हियर वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा स्मॉल एफ एक्स. और जब आप ये लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है. इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का रीजन क्या है, क्यों लगाया जाता है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. सो यदि मैं किसी स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स मानूं, तो फिर हम ये बोलेंगे कि कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो स्मॉल एफ एक्स होगा. और इंटीग्रेशन के जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सारे के सारे इसकी इसी डेफिनेशन से बने हैं. लेकिन ये सी क्यों लगाया जाता है और ये सी है क्या, तो वो अपन इसमें अगले पार्ट में डिस्कशन में ला रहे हैं. मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा कि सी लगाना क्यों जरूरी है. पहले आप इतनी बात का स्क्रीनशॉट ले लें. कोई बात आपको इसमें पूछनी है तो पूछ सकते हैं. सर ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके, चलिए. तो अब मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये सी आपने क्यों लगाया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि आपसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पूछूं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, या फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स में मैं कुछ ऐड करके आपसे पूछ लूं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स -1 पूछ लूं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट उसमें ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं. इन सारी भी सिचुएशन में इन सारे फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है ये cos x आएगा. और अब बाय अवर दिस डेफिनेशन इनका डेरिवेटिव, यदि इसका डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x आ सकता है, sin x +1 आ सकता है, sin x +2 आ सकता है, sin x -1 आ सकता है, sin x +c आ सकता है. और ऐसे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव आप करोगे तो उसके cos x आ जाएगा. और इसलिए बाय दिस डेफिनेशन cos x का इंटीग्रेशन इनमें से कोई भी एक आ सकता है. तो cos x के इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है ये दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, मतलब ये फिक्स नहीं होगा, मतलब ये डेफिनाइट नहीं होगा. इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. तो दिस c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये c आपका कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हमेशा ये लगाइएगा आप जरूर, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स काटे जा सकते हैं, और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लगाया ही दिया जाएगा. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कांस्टेंट c, दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आती, कुछ भी हो सकती है वैल्यू. यहाँ पर आप इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज डालोगे
So we get infinite. हेलो, क्या बोल रहे हैं ओम प्रकाश? सर हेलो, मैं ये बोल रहा था जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को अगर सर मैं ये बोल रहा था जैसे कि डिफरेंशिएशन में अगर अपन सी को बाहर निकालते हैं तो उसका 0 हो जाता है, वैसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसका भी 0 आएगा क्या वैल्यू सी का? नहीं नहीं, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। जीरो का डेरिवेटिव है जो सर। है, हाँ, जीरो का डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आता है, जबकि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। So this is called the constant of integration, and due to presence of this constant c, integration is called indefinite integration. तो ये जो इंटीग्रेशन अपन पढ़ रहे हैं इसमें अपन पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू फिक्स नहीं आती, डेफिनाइट नहीं आती, इसलिए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। और ये जो फंक्शन आपने, सो देयरफॉर मैं फाइनली एक बात यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले अभी मैं आगे लिखूंगा उन सब में अपन यही शुरुआत करेंगे कि यदि मैं स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स, एक बार फिर से लिख रहा हूं, ऑलरेडी लिख चुके थे अपन, तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अपन स्मॉल एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। ये सी को अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, ये ऊपर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। और ये जो आउटपुट निकल के आता है फाइनल, दिस आउटपुट इज कॉल्ड इंटीग्रल। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ये जो आउटपुट निकल के आता है ये इंटीग्रल हो गया, या इंटीग्रैंड हो गया, ठीक है। और अब आप देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या है, एस है, एस का बिगड़ा हुआ रूप है, ये इलोंगेटेड एस होता है, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड elongated एस। मतलब ये एस का बिगड़ा हुआ रूप है, लैटिन वर्ड है, एस को थोड़ा सा खींच दिया है, तो वो सम का सिंबल है, ठीक है। सम जो एस है इससे स्टार्ट होता है, उसको थोड़ा सा खींच के लिख दिया, इसलिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा हम बनाते हैं, ताकि जो सबसे पहले वर्ड मैंने आपको लिखा इंटीग्रेशन मतलब सम करना, सम के लिए सिंबल आपका ये है, तो इसको elongated एस बोलेंगे। ये इंटीग्रांड है आपका और ये इंटीग्रल है। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, and due to presence of this constant c, integration is called indefinite integration। और आपके जितने भी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो सारे अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से लिखेंगे। जिन जिन फंक्शन का डेरिवेटिव आप जानते हो उनका अपन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं पलट के, ठीक है। सो इतनी बात को आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। सर इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ? तो सम करते हैं भाई, फंक्शन का सम करना है तो उसको ग्राफिकल मीनिंग क्या दोगे आप? जब भी एक्स का इंटीग्रेशन करा तो एक्स स्क्वायर है, तो वो एक फंक्शन बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, है, तो फंक्शन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है वहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल फंक्शन का ही नहीं होता, आप किसी नंबर का भी कर सकते हो। 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो 2 आपकी एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, और 2x आल्सो अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ x एक्सिस। अब जब ये आप x कोई फंक्शन लेते हो तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाता है। x आपका लीनियर इक्वेशन, अ लाइन व्हिच मेक्स 45 डिग्री, बट एक्स स्क्वायर आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला हो गया, तो कर्व पूरी शेप चेंज हो जाती है। तो इंटीग्रेशन अपन कहीं भी किसी फंक्शन के ग्राफ के प्लॉटिंग के लिए इंटीग्रेशन का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करते। जैसे आपने ग्राफ का प्लॉटिंग करना है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकालते हो, लेकिन इंटीग्रेशन का कहीं भी आपने वर्ड नहीं पढ़ा होगा किसी फंक्शन के प्लॉटिंग में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव करते हैं,
क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा फंक्शन को ही चेंज कर देता है, तो उसका मतलब केवल सम करने से होता है। सर Excuse मतलब me, एरिया अंडर द कर्व जो निकालना है तो सर वो कैसे निकलेगा? आएगा सर अगर अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो सर वो कैसे वो तो निकलेगा? डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे ना, बिटवीन द लिमिट्स करेंगे। ये तो अनबाउंडेड है ना, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी फंक्शन की। वहां तो आप दो लिमिट के अंदर उसको इंटीग्रेट करोगे। तो जब डेफिनाइट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको उसका एप्लीकेशन बताएंगे ज्योमेट्री में कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को डिनोट करता है। जब पर्टिकुलर इंटरवल में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वो एरिया डिनोट करने लगेगा, फंक्शन से बाउंडेड। ठीक है, और वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल पे भी, कौन सा वेरिएबल है। यदि आप एक्स मतलब वेरिएबल इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो यदि एक्स है आपका, तो फिर वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन को शो करेगा। यदि वाई है तो फिर वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा वहां पर। तो जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा तब फिर वो एरिया डिनोट करता है। ठीक है ठाकरे? हाँ सर। ओके चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और तो इन शब्दों को आप याद रखिए। और अगली बात, यहाँ पर अपन ने ये समझा कि इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनाइट क्यों बोलेंगे अपन। तो हमारी जो पूरी डिस्कशन है वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे है, और आगे से हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को आई लिखेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि अब इसमें सी आएगा। और अब इसमें सबसे पहली बात, जो मैं सबसे पहला फॉर्मूला आपको बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि डेरिवेटिव से बना रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन आप सभी ने पढ़ा है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन हो जाता है। एंड देयरफॉर व्हेन वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ 1 upon n plus 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1, इस फंक्शन को मैं यदि डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव आता है x पावर n। लेकिन आप ये जब भी लिखेंगे तब आपको ये एक बात मेंशन करना पड़ेगी कि यार n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो n -1 आप नहीं ले सकते। और अब क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव x पावर n है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास सबसे पहला इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं कि x पावर n का जो इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और ये अपन आगे डिस्कशन करेंगे कि जब n -1 नहीं है लेकिन यदि -1 हो जाए तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। यदि n की जगह -1 ले लो तो 1 अपॉन x बनता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। सीधा सीधा आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन है। आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, आप बस ये सोचिए कि वो जो फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक, तो जैसे मेरे को x पावर n का इंटीग्रेशन पूछा है तो मैं अब ये बताऊंगा कि भाई x पावर n किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो x पावर n डिफरेंशिएशन इसका आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो x पावर n, बस इतना। और जो बच्चे याद रखते हैं वो इस तरीके से याद रखते हैं कि डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है और इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ता है। यदि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 आएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये फॉर्मूला आप सभी को समझ गया होगा आई होप। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन जरूर मेंशन करना, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। और मेरा आज का जो पूरा डिस्कशन है वो इस फर्स्ट फॉर्मूला पे ही है। आप समझ लो, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं आपको पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, मैं इसका एक और जनरलाइज वर्जन आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया, और अब इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से मैं एक और रिजल्ट पे पहुंच रहा हूँ, और वो रिजल्ट ये है कि
यदि आपको कभी ए एक्स प्लस बी इस तरीके का कोई लीनियर फंक्शन है, उसका इंटीग्रेट करने आएगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और x के कोएफिशिएंट से यहाँ पर डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में अपन x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ये रिवर्स अप्रोच है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c रहेगा, और n पे आपकी रिस्ट्रिक्शन वही है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, a बी एनी रियल नंबर, a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a बिलोंग्स टू r। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि जरूरी नहीं है आपको केवल x पे पावर आए, ठीक। अब एक चीज और आप याद रखें कि ये केवल लीनियर के लिए वैलिड है, मतलब यदि यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक दे दूं और वो क्वाड्रेटिक पे 3 का पावर लगा के दूं, तो फिर आप इसको इस फॉर्मूला से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर, जितना मैंने लिखा बस उतने के लिए वैलिड है। तो x पावर n का इंटीग्रेशन और फिर x पावर n की जगह पर कोई भी लीनियर ले लोगे तो उसका इंटीग्रेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। कोई मन में आपके सवाल आ रहा है, क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज पहले क्वेश्चन का मेरा आप आंसर करिए। ठीक है, तैयार है आप सभी लोग? ओके, जवाब तो देंगे नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला पर बेस्ड आज आपका पूरा डिस्कशन है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है you have to find the value of integration e raised to the power log root x। बताइए कितना होगा? e raised to the power ln नेचुरल लॉग है रूट x dx, इसका वैल्यू कितना आता है? लवकर सांगता जा, आप जितना जल्दी आंसर करेंगे मेरे को उतना मजा आएगा, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे कूद पाऊं, है ना। और दिमाग भी ज्यादा तेजी से काम करेगा, इसको जैसा चलाओगे ये वैसा चलना सीख जाता है, इसलिए पूरे घोड़े दौड़ाइए दिमाग के और लवकर सांगा आंसर कितना आएगा। e रेज टू दी पावर ln रूट x। भाई अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से घबरा गए, इतना पांचट सवाल, उसमें कोई आंसर नहीं। तो मैं आप इस तरीके से हर रोज एक एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा और उस पर अपन बेस ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी जब आप 2-4 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। फिलहाल अभी तक तो कोई भी रिस्पॉन्स मेरे को क्वेश्चन का नहीं मिला। बाप रे, बहुत बुरी हालत है। ये क्वेश्चन करने वाले नहीं है, ये तो ओरल बताने वाले क्वेश्चन है भाई। बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, इजी करूं क्या? एक्स स्क्वायर टाइप ऐसा पूछूं क्या अभी? सर थोड़ा सिंपल से बढ़ते हैं ना आगे। अबे सिंपल ही है, इससे सिंपल क्या होगा? अब इससे सिंपल ये होगा कि बटा बेटा बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप ये बता के खुश हो जाओगे एक्स क्यूब बाई 3। ये बहुत सिंपल है, मैं मेरे पे विश्वास तो रखो अभी। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप देखो, आप भी बोलोगे कि हाँ क्या।
तूफान ठाकरे ने कुछ रिस्पॉन्स किया है, देख लेते हैं एक बार। 2x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर लॉग रूट एक्स। अरे सुनो सर भाई वहाँ पे तूफान, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स है, सिर्फ 2x। ठीक है देखो, इधर देखो तूफान, बहुत आप लोग जो है रिवाइज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जेई आपके हाथ से बस यूं निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक, आप सब बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, अभी तक टिके हो ऑनलाइन में, बहुत अच्छी बात है और आप बिल्कुल क्रैक कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जरा से आपका रिजल्ट आने से चूक जाए। तो ध्यान दें, इस बहुत पांचट सवाल मैंने दिया, केवल इतना आपने ये तो पढ़ा ही होगा सभी लोगों ने कि जब भी ये दोनों बेस सेम होते हैं तो ये केवल x बचता है। यहाँ का और यहाँ का बेस यदि सेम रहेगा ना तो ये केवल x होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन केवल ये पूछा था कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है x पावर 1/2। x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 3/2 अपॉन 3/2। बताओ मैंने क्या गलत पूछा अभी इसमें, आप ये बता दो मेरे को। लॉग का बहुत बेसिक नियम लगाया है, और आप यदि चाहते हो कि मैं अभी इसको भी इजी कर दूं, ऐसे भी ना पूछूं, तो फिर आप बताओ क्या पूछूं। मैं इजी भी पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। लॉग का प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान में रखें, मैं आपको हटा दिया हूँ, प्रॉपर्टी लिख लो। बेस ए और उस पे कोई लॉग लगा है, लॉग एक्स लिखा है, और ये लॉग एक्स का भी जो बेस है ये भी ए हो, ये दोनों बेस सेम होंगे तो ये सब कुछ एडजस्ट होके सीधा एक्स छोड़ देता है। इतनी सी बात पर बेस था ये क्वेश्चन। तो मैंने वही बोला ना, आप इंटीग्रेशन कितना ही पढ़ लो, यदि बेसिक चीजें गई तो सब चला जाएगा, कोई बहुत बड़े बड़े नियम काम में नहीं आएंगे। बहुत बेसिक बात है, नोट कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन को। कोई आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, डाउट है, कोई सवाल है आपका, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। चलिए ठीक, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब तो आप समझ गए ना। अब मैं फिर से इसी पर बेस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, देखते हैं आप कितना समझे हो। अब देखो कितने बच्चों का आंसर आता है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। ले लिए सर। ओके, इसको ध्यान में रखना, कोई भी बेस चलेगा, बस ये दोनों सेम होना चाहिए, ए और ए ये दोनों सेम होना चाहिए। इधर 10 10 ई 2 2 4 4 6 6 कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन जो है, इट इज, करिए जरा दूसरा सवाल। इंटीग्रेशन ओवर ई रेज टू दी पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ln लिखा है, ln का मतलब नेचुरल लॉग है, ठीक है, या फिर मैं इसको लॉग लिख देता हूं। आप ये मान के चलिएगा इस लॉग का बेस हमारा ई है, ठीक है। मैं नेचुरल लॉग को लॉग एक्स ले रहा हूं यहां पर। अब बताओ आंसर कितना होगा? ई रेज टू दी पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ओके करेक्ट, वेरी गुड। सुशांत ठाकरे, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता चेक करें। आयुष जाम्बुलकर चेक करो। सचेत सैंडे, एवरीवन में मत करो आंसर। समृद्धि चेक करें। सचेत सैंडे करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। ओके, ओम प्रकाश यादव करेक्ट है। हिमांशु जेई करेक्ट है। Okay, so here we discuss the solution of this question. So correct answer is -1 upon x plus c. ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये माइनस का साइन हम एलिमिनेट करेंगे और उसके लिए लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस साइन जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे e रेज टू दी पावर लॉग ये बेस e dx। अब ये इस प्रॉपर्टी से केवल पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना बचेगा और इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स प्लस सी आता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों ने -1 अपॉन एक्स प्लस सी किया, सिल्वी गुप्ता और यू इज करेक्ट है। चलिए ठीक। तो देखिए मुश्किल नहीं है कहीं क्वेश्चन, छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, उसकी वजह से अपन क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नहीं। नेक्स्ट लिखिए, चलिए ट्राई करिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं अभी। देखो आप कितना समझे। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ओवर ln 1 अपॉन x dx या 1 अपॉन x अभी आपको पता नहीं होगा, log x का इंटीग्रेशन, तो उसको चेंज कर लेते हैं अपन, e पावर x कर लेता हूँ क्योंकि log x का इंटीग्रेशन अभी अपन को करने का ही है। 1 अपॉन e पावर x कर लो, ln 1 अपॉन x 1 अपॉन e पावर x dx कितना होगा? ln हमारा वही नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब बेस ई पर लॉग दिया है, ऐसा दिया है। वाह रे, फिर अटक गए, कैसे चलेगा? सुशांत चेक करो। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट हैं, अभी योजित करेक्ट है, नहीं सुशांत चेक करो, वो योजित सर मैंने एक ही बार आंसर दिया। हाँ तो वो योजित ने आंसर किया था, ठीक है, योजित करेक्ट है, सुशांत चेक करें और सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। मैं आ रहा हूँ, थोड़े से इजी सवालों पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे तो ये इजी है, यही आप यदि करना चाह रहे हैं तो ये इजी है।
ओम प्रकाश यादव चेक करें, गलत जवाब। चलो देख लो, इसको भी देख लो। कल्पेश चौधरी चेक करो। देखो मैं बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन लॉग बेस ई, जब ये ऊपर आएगा तो ये ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी से माइनस एक्स सामने आ जाएगा। अब ये बचेगा लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है, तो ये केवल माइनस एक्स बचेगा और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। रितेश चेक करें, कल्पेश चौधरी चेक करें, कहाँ गड़बड़ हो गया देख लें। आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हो भाई, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम अपॉन एन कितना होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम मतलब लॉग 1, लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का लॉग ई पावर एक्स, तो उससे भी माइनस एक्स आता है। कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट लॉग एम अपॉन एन लगा दें, या फिर इसको ई पावर माइनस एक्स ऊपर बना लें और फिर वो माइनस एक्स लॉग की प्रॉपर्टी से सामने ले लें, लॉग ई बेस ई को 1 लिख दें, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए इसका आंसर करिए, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। सर इसको इजी बनाने की कोई ट्रिक है क्या? क्या बोले बेटा? सर इसको इजी बनाने की कोई ट्रिक है क्या? इजी बनाने की मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे सर हो? इसको मतलब इजीली सॉल्व करने की कोई ट्रिक है क्या? कोई नहीं सर यही तो इजी है, मेथड? यही है इजी मेथड। तो क्या है, मैंने तो क्या सिंपलीफाई। देखिए इंटीग्रेशन में आपको यही सिखाया जाएगा, पहले आप सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचो। जितना कट पिट रहा है, कॉमन बन रहा है, उसको कॉमन वॉमन लेके पहले सिंपलीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाओ, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाल दो। तो इतने स्टेप में तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है, इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ पर आके किया है। यहाँ तक तो इंटीग्रेशन का साइन यदि मान लो आप समझ लो कि लगा ही नहीं है, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, केवल मैं फंक्शन को सिंपलीफाई किया हूँ। और बिना सिंपलीफिकेशन करे इंटीग्रेशन आपने करना नहीं है, और इसलिए यही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इतना आपको करना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन से निकलने के लिए। हाँ, जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नहीं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं यदि अब आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, तो इसमें तो क्या है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी आएंगे आपको। अब आप ये करो क्वेश्चन, देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करो ट्राई, कितना आंसर आता है बताओ। ओके, करेक्ट है कल्पेश चौधरी। योजित करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट हैं, फिल्वी गुप्ता चेक करें। क्या हो गया फिल्वी, पूरे गलत आंसर दे रही हो। आराम से नियम को देख के लगाओ अपना फॉर्मूला। मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिया, दिस इज बेस्ड अपॉन अवर दिस फॉर्मूला। एक्स पावर एन कोई भी आता है तो हमेशा आपने यही करना है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। बस इस पर्टिकुलर केस में नहीं करेंगे जब एन में आपको -1 दूंगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले ऐसा बना लो। ओम प्रकाश यादव करेक्ट है। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे भाई, कांस्टेंट तो सबसे पहले बाहर पटक दिया करो, 1/2।
इसको ऊपर लेके आएंगे तो x पावर कितना हो जाएगा -1/2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बाई दिस फॉर्मूला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पावर में 1 ऐड करेंगे और जितना पावर लगा है उतने से ही डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। तो ये बचेगा आपका ओनली √x प्लस सी, ये तो कट जाता है, ये आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज √x प्लस सी। निहाल कामले करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं समझ गया आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए यदि पूछता हूँ आपसे, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। इफ यू फेस एनी डिफीज का स्क्रीनशॉट लें। चलो कोई ना, आपको इजी क्वेश्चन देता हूँ मैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे अपन। कहाँ गई एक्सरसाइज? चलो अभी करो आप इसका इंटीग्रेशन, मेरे को बताओ कितना आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन √x प्लस 1 माइनस √x। अब कर लेना आप। तो कोई ना, अपन ऐसे ही सम्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उन पर अपन बाद में आएंगे धीरे से। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। So here we have to integrate this function dx upon √x plus 1 minus √x। सारे क्वेश्चन मेरी कोशिश है कि स्टैंडर्ड फॉर्म x रेज़ टू दी पावर n पे रहें, क्योंकि अभी आपको एक ही फॉर्मूला बताया है। इंटीग्रेशन रिवर्स अप्रोच है डिफरेंशिएशन का, और उसी रिवर्स अप्रोच से हमने पहला फॉर्मूला बनाया, x रेज़ टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, और उस फॉर्मूला पर बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हर क्वेश्चन में, चाहे वो लॉग वाला ही क्यों ना था, आप शायद लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत भूल गए होंगे, वो सिंप्लीफाई होके फंक्शन देखिए वही x पावर में कन्वर्ट हो गया। ये भी आप देख रहे हो, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाया। हर क्वेश्चन जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो फॉर्मूला तक पहले पहुंचेगा और उसके बाद उसका वो आंसर देगा। समीर कामले, एक और टर्म कहाँ गई समीर, चेक करो। सर वो पावर पे
2 टर्म आएंगे ना, 2 का सम दे रखा है मैंने आपको, तुम्हारा एक ही टर्म कैसे आ रहा है? ओके, यूज इट। चेक करो, यूज इट। अरे यार, अब इतना भी मत करो तुम लोग, तो बिल्कुल ही ऐसा कर रहे हो कि इससे भी ज्यादा इजी क्या दूं। चलो देखो, सुशांत ठाकरे, क्या लिखा है तुमने? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना चलेगा, डिजिट तुम्हारा गोली हो गया। चलो देखो, सर एकदम मैंने कॉमन निकाल लिया। नहीं तो 2/3 भी तो आएगा ना बेटा। चलो देखो, इंटीग्रेशन करोगे तो जितना पावर बनता है वो उससे डिवाइड भी होता है ना। चलो एक देख लो, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, मतलब सबसे पहले अपन ने इसको रैशनलाइज करना है। तो अपन इसको √x+1 प्लस √x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ये सबसे पहला स्टेप। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये √x+1 प्लस √x और डिनोमिनेटर में आता है 1, a+b और a -b का आइडेंटिटी लगाओगे तो अब ये इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ये x+1 पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा, प्लस t। तो सिंपल सा है, आंसर आपका ये देगा 2/3 सामने आ जाएगा, ये 2/3 सामने आ गया, और ब्रैकेट के अंदर ये आपका आंसर है x+1 का पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2 प्लस c। इतना चाहिए था आंसर। जिसका भी मैच करा हो वो सही है, बाकी लोग चेक करें कहाँ पे गलत हो गए। अब ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या? केवल सिंपल सा एक रैशनलाइजेशन मारना था, मारने के बाद ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ अभी सही है, समीर कामले। सर वो जो फर्स्ट टर्म में जो एक्स है सर, उसके पावर में 3/2 से सर नहीं करेंगे क्या? क्या बोले बेटा? सर जैसे अपन डिफरेंशिएशन में करते थे सर, जो अपना फर्स्ट टर्म है सर x+1 टू द पावर 3/2, हाँ तो सर x की इंडिविजुअली सर 3/2 में लेके सर उससे मल्टीप्लाई करके नहीं होगा क्या सर? नहीं, जो x का सर जैसे अपन कोएफिशिएंट होता एमओडी है, में करते थे। x का कोएफिशिएंट होता है ना, x के कोएफिशिएंट से बस डिवाइड होगा। यहाँ पर यदि x का कोएफिशिएंट मैं 2 डालता तो ये 2 से और डिवाइड हो जाता। ठीक है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा बस, ये और कुछ नहीं होता है इसमें। समझ गए सर। हम्म। मतलब मैंने आपको इसका भी जो डेरिवेटिव ये बताया था ना, कि यदि मैं ax+b पावर n का इंटीग्रेशन आपसे पूछूं, तो ax+b पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax+b पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, बस और कहीं कुछ नहीं करना आपने। लेकिन ये तब जब ये लीनियर रहेगा, लीनियर के अलावा कुछ और हुआ, ये पावर तो छोड़ दो आप, पावर जिस नंबर पे लगा हुआ वो एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए। जैसे आपका ये लीनियर था, ये लीनियर था, तो ये फॉर्मूले आपके लग गए। लेकिन मैं यदि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक देता x² + 3x, तब ये रूल नहीं लगता था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कल ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अपन बहुत बेसिक सम्स करेंगे इंटीग्रेशन के। मेरे को आज ध्यान में आ गया कि अपन को थोड़ा सा और नीचे वाले लेवल से शुरू करके अपन ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बाय सर। बाय।